पर्दे में रहने दो, पर्दा ना गिराओ, पर्दा जो गिर गया तो मेंबर लाइबल हो जाएगा। लेट्स डू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लेट्स लिफ्ट कॉर्पोरेट वेल। क्या कर रहे हो यार? आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है दोस्तों, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और वेल का मतलब होता है पर्दा, मास्क, कवर। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमारे लास्ट 2 सेशंस हो गए हैं, उसमें हमने कंपनी क्या होती है वो जाना, और साथ में हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिली वो थी सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी जैसे ही जो उसके मेंबर्स मिलकर एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी एक अलग एंटिटी हो जाती है जो इनफाइनाइट लाइफ के लिए चलती है, और उसके मेंबर सिर्फ उसके ओनर होते हैं, जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मेंबरशिप चेंज भी हो सकती है, लोग भी बदल सकते हैं, बट कंपनी की एक अलग एग्जिस्टेंस आ जाती है। और कंपनी पर कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी पर केस कर सकती है, ये सब हमने पढ़ा था। दैट मीन्स जो मेंबर है वो अलग है और कंपनी जो है वो अलग है। पर कई बार क्या होता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कॉरपोरेट वेल का फ़ायदा उठाकर अनजस्ट पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। फ्रॉड करना हो गया, या गलत बेनिफिट उठाना हो गया, और कहेंगे ये तो कंपनी ने किया, हमने कुछ नहीं किया। पर आप मुझे बताइए, क्या कंपनी कुछ करती है क्या? जो भी उसको चलाने वाले लोग हैं वही तो करते हैं। तो यानी कि जो कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया, और ऐसे जो है कई केसेस उसने फाइंड करे जहां पर जो कंपनी के पीछे लोग हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, गिल्टी एंड लायबल ठहराया गया। इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यानी वैसे तो कंपनी अलग है, बट जहां पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी जाएगी, वहां पर कोर्ट के ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर उस मेंबर को लायबल किया गया है जो उसके पीछे गलत काम कर रहा है। अब बात समझे मेरी? कौन कौन से केसेस हैं वो यहाँ लिखे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जो कि सीए इंटरमीडिएट के नए कोर्स में नहीं है, ओल्ड कोर्स में है, बट पता सभी को होना चाहिए। जो मैं पूरा चैप्टर 1 करवा रहा हूँ ये आपके सिर्फ ओल्ड कोर्स में है, पर वैसे सबको पता होना चाहिए। और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जो इसके नोट्स हैं दोस्तों वो आपको मिलेंगे कोर्स मटेरियल सेक्शन में, हमारी एप्लीकेशन में। जिन्होंने भी कोर्स को परचेज करा है उन्हें मिलेंगे, जिन्होंने परचेज नहीं किया उन्हें पूरा का पूरा जो है बैच कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है। अलग अलग केसेस, अलग अलग सिनेरियो को डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर ये जजमेंट आई कि जो उस कंपनी के पीछे लोग हैं उन्हें देखा जाएगा इंस्टेड ऑफ सीइंग अ पर्टिकुलर कंपनी। मे बी यू आर ट्रांजैक्टिंग विद अ कंपनी, बट ऐसे सिनेरियो में, कुछ ऐसे सिनेरियो में देखा जाएगा उसके पीछे के लोग कौन है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1 कहता है, in order to determine the character of the company, that is to find out whether the company is enemy or a friend। क्या लिखा है लाइन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ये तो पता है ना कि जो कंपनी है वो नेचुरल पर्सन तो नहीं होती है, उसका कोई माइंड तो नहीं होता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, कोई दुश्मन नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही नहीं पता। हाँ जी सर, ये तो कॉमन सेंस है, कंपनी का कौन फ्रेंड बनेगा? या फिर सोचो, नॉन लिविंग थिंग बात कर रही है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, ऐसा तो नहीं होएगा, कंपनी बोल तो नहीं सकती है। तो यानी कि कंपनी एक नॉन लिविंग थिंग है, बट फिर भी जो है उसे एनिमी कंपनी करार दिया जा सकता है। क्यों, उसे हम बाद में जानेंगे, बट पहले ये जानते हैं कि एनिमी होता कौन है। मान लेते हैं कि अमेरिका की वॉर चल रही है ईरान के साथ, तो अमेरिकन्स के लिए जो ईरानियंस होंगे वो सारे के सारे एनिमी होंगे, और ईरानियंस के लिए अमेरिकन्स एनिमी होंगे। या सीरिया में वॉर चल रही है, कहीं और वॉर चल रही है, किसी भी कंट्री में चल रही है दूसरी कंट्री के साथ, तो एक दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं आपस में वो एनिमी अपने आप को बोलते हैं। सिमिलरली जो है कंपनी किसी की एनिमी नहीं हो सकती, बट फिर भी, पर अगर उस कंपनी को चलाने वाले एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो कंपनी भी एनिमी कंपनी कहलाएगी। मान लेते हैं कि अमेरिका की ईरान के साथ फाइट हो रही है, और अमेरिका में कोई ईरान की कंपनी है। सोचिए आप, मतलब अमेरिका में एक अमेरिकन कंपनी है जिसके ओनर ईरान के लोग हैं, तो वो कंपनी भी एनिमी कंपनी हो जाएगी। बात समझे आप? ऐसा कोर्ट का जजमेंट आया था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में। आपको बस इतना याद करना है, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक पर्टिकुलर आपका जो तर्क कहता है कि अगर रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल को हटाया जाएगा। वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। जो वेल है उसको डिसरिगार्ड करेगा और मेंबर को पकड़ लेगा, भाई देखो तुम गलत कर रहे हो, टैक्स बचाने के लिए, इवेड करने के लिए तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक केस आ रहा है दिनशो मानिक जी पेटिट का, और इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया पता है आपको? इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल,
बट merely the assessee himself disguised under the legal entity. Disguise का मतलब किसी चीज के पीछे छुपा लेना, तो अपने आप को कंपनी के पीछे छुपा लिया. The assessee earned huge income by way of dividends and interest. तो उसने क्या किया, भैया ये जो डिविडेंड आएगा मेरे पास, ये जो इंटरेस्ट आएगा, इसमें मुझे टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उसने जो है कंपनी खोली और कंपनी के शेयर परचेज करें इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट. कि भैया डिविडेंड इंटरेस्ट अब तुम्हारे नाम है और कंपनी के जो है उसने शेयर्स ले लिए और कंपनी की इनकम को उसने बाय वे ऑफ लोन बाहर निकाल लिया. कि भाई मैं तो कंपनी से लोन ले रहा हूँ, पैसे नहीं, कंपनी से इनकम नहीं निकाल रहा, लोन ले रहा हूँ मैं तो ऐसे कुछ जो है करने की कोशिश करी है. और कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी लोन दिया, लोन तो मेरे को वापस मिला नहीं, तो मेरे लिए बैड डेट हो गया, मेरे लिए खर्चा हो गया. तो ऐसा कुछ तरीका अपनाया जिससे कि टैक्स देना ना पड़े. अब ये पुराने टाइम में टैक्स लॉ क्या रही होगी वो तो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंट टाइम की हम ज़रूर जान सकते हैं, बट ये केस बहुत सालों पहले का है, यानी 100 साल पहले का होगा करीब. कोर्ट ने डिसाइड करा प्राइवेट कंपनी से शाम. शाम का मतलब मालूम है क्या होता है? शाम का मतलब होता है अनरियल, डिसीव, फॉल्स, मतलब झूठा. तो कंपनी जो है सिर्फ शाम है, शाम, SHAM, आजा शाम होने आई, वो शाम नहीं है. शाम मतलब कि डिसीव करना, फॉल्स, कुछ भी गलत होना, फॉल्स और डिसीव करना, उसे शाम बोलते हैं. तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम. कि भैया ये इनकम जो है कंपनी की नहीं है, ये इनकम उसके पीछे जो ओनर है उसी की मानी जाएगी. तो देखा कॉर्पोरेट विल को कैसे हटाया, यानी इनकम कंपनी को मिल रही है डिविडेंड इंटरेस्ट की, बट उसका मैकेनिज्म इस तरह बनाया हुआ था जिससे कि वो इंडिविजुअल बचना चाहता था, मेरे पे इनकम का टैक्स ना लगे. कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा भैया आपको ही टैक्स देना पड़ेगा. अगले केस में जो है कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को हटाया और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आ रहा है जहां पर कंपनी को बनाया गया लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, वहां पर भी कोर्ट ने जो है कॉर्पोरेट विल को हटाया है. उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the veil, यानी lifting of veil को उठाना, to look at the real transaction. ये जो है दोस्तों द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में आया. क्या केस था, कैसे बोनस को बचाने की कोशिश करी है, रिड्यूस करने की कोशिश करी है, वो केस पूरा का पूरा नीचे लिखा है. अगर आप ये केस समझ लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कंपनी को खोला गया और कोर्ट ने कंपनी के खोलने के पीछे की वजह को देखा और लिफ्ट करी कॉर्पोरेट वेल और लाइबल ठहराया कि भैया देखो यहाँ पर जो है एक ही पर्सन माने जाएंगे, अलग अलग नहीं माने जाएंगे. ये जो केस है दोस्तों दो लोगों के बीच में हुआ है. पहले कौन से हैं, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि जो इस कंपनी के वर्कमैन हैं उन्होंने कंपनी के ऊपर केस करा है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर केस करा है. पहले वाला इंसान केस करता है, दूसरे वाले पर केस करता है, वो डिफेंड करता है दूसरा इंसान जो है. केस के जो फैक्ट्स हैं वो नीचे लिखे हैं. इसमें ए लिमिटेड ने जो है बी लिमिटेड के शेयर इन्वेस्ट करे हुए थे 4,50,000 में, और जो डिविडेंड आता था, ए लिमिटेड का मतलब एसोसिएटेड रबर की बात करी जा रही है, ये जो कंपनी है इसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे जिससे डिविडेंड मिलता था 4,50,000 का. उसे ये अपनी इनकम दिखाते थे, प्रॉफिट ज़्यादा आता था. और अगर ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो उसे बोनस कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता था जिससे कि वर्कमैन को ज़्यादा बोनस पे करना पड़ता था. एक होता है ना मिनिमम बोनस पे करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट इतने आ रहे हैं, वैसा कुछ. तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कहा भैया ये शेयर जो बी लिमिटेड के हैं इसे हम एक नई कंपनी खोल के उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो अब जो है सी लिमिटेड जो कंपनी हमने खोली और एक नई कंपनी को हमने उस कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जिससे हमें डिविडेंड मिलता था, तो अब डिविडेंड हमारी बुक्स में नहीं आएगा, सी लिमिटेड की बुक्स में आएगा, जिससे कि हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे और हमें लोअर पेमेंट ऑफ बोनस देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नई कंपनी बनाई गई है उसके पास ना ही कोई एसेट है और ना ही उसका कोई बिजनेस है, सिर्फ उसका एक ही काम है कि शेयर को होल्ड कर रखना और उससे जो इनकम आती है उसे डिविडेंड इनकम अपनी शो करना, बस यही काम है. दैट मीन्स कि कंपनी को बनाया सिर्फ इसलिए गया है ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट को अपना कम कर पाएँ, जिससे कि आप बोनस की अमाउंट कम कर पाएँ, वर्कमैन को कम पैसा दे पाएँ. तो दैट इज़ रॉन्ग और ये आप ही की इनकम ट्रीट होगा बोनस कैलकुलेट करने के लिए. और इस केस में जो है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज जीत गए, केस करा, जीत गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया. अगर सब्सिडरी को फॉर्म किया जाता है कि वो हमारी एजेंट बन जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अ कंपनी में समटाइम भी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स,
or of another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here the principal will be held liable for the acts of the company. मतलब नहीं समझे सर इसका? मैं आपको बताता हूँ. एक केस है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के साथ. यानी आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कमीशन होता है. 1982 का केस है. मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है और उसने उस डिपार्टमेंट पर केस करा है जो ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस वगैरह देता होगा. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जो है लाइसेंस अपने व्हीकल के लिए ऑब्टेन किया, अप्लाई किया, बट उसे मिला नहीं. तो उसने क्या किया, उसने एक सब्सिडरी फॉर्म कर ली और फिर लाइसेंस के लिए दोबारा से सब्सिडरी के नाम पर अप्लाई कर दिया. जो भी व्हीकल्स थे जो उसके नाम पर आ रहे थे जिसके लिए लाइसेंस नहीं मिला था वो उसने सब्सिडरी को ट्रांसफ़र कर दिए. तो यहाँ पर जो है ना कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पेरेंट और सब्सिडरी है वो एक ही कमर्शियल यूनिट है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी हो गई. वैसे देखा जाए तो सब्सिडरी इज़ अ कंपनी एज वेल. कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी. बट कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो नई कंपनी बनाई है आपने, ये इस चक्कर में बनाई है कि आप जो है सामने वाली कंपनी में अपने व्हीकल्स को ट्रांसफ़र कर लाइसेंस ऑब्टेन करें जो आपको नहीं मिल रहा था, है ना, क्योंकि उसे अपने नाम पर नहीं मिल रहा था. तो वो एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया गया. इन्होंने केस करा और बेचारे हार गए. देख कर ही लग रहा है सर. इसने कहा कि मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मुझे क्यों दिक्कत है भाई, मुझे क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे. कोर्ट ने कहा नहीं होगा, आप जो है सब्सिडरी को अपना एजेंट तो बना रहे हैं बट प्रिंसिपल ही इसके लिए लायबल होगा. तो ये जो केस है ये भी एक क्लासिक केस है और लास्ट केस आ रहा है आज का. लास्ट केसेस के बाद हम केस नहीं करने वाले हैं. पॉइंट नंबर 5 कहता है कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट लॉ. जैसे कि वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस. यानी क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए. अगर ऐसे आप इस चक्कर में जो है कंपनी को फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, लॉ को डिफीट करने के लिए बनाएंगे तो उस केस में भी जो है नहीं माना जाएगा कि आपने जो है सही काम किया है और वेल को हटाया जाएगा और बोला जाएगा जो चीज़ आप पर एप्लीकेबल है वही अब कंपनी पे एप्लीकेबल होगी. जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों एक केस है वो हम डिस्कस करते हैं. गिल्डफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्ने. तो हॉर्ने कौन है? हॉर्ने एक एम्प्लॉय है जो मैनेजिंग डायरेक्टर था इस पर्टिकुलर कंपनी का. उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि यदि वो कंपनी को छोड़ता है तो उसके बाद जो है कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा, यानी अपने पास नहीं बुलाएगा, छीनेगा नहीं कंपनी के कस्टमर्स को. क्योंकि जब आप ऐसी पोजीशन पर होते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हो, तो डायरेक्टली आप कंपनी के बिहाफ पर बहुत सारे कस्टमर से लिंक रखते हो. अगर आप वो कंपनी छोड़ के जाओगे और कस्टमर को अपने साथ ले जाओगे तो कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस होएगा. इसीलिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लिखी होती है दैट यू कैन नॉट सॉलिसिट कंपनीज कस्टमर्स. सिमिलरली जब ऑडिट वगैरह भी हम जाते हैं ऑडिट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो लिखा होता है कि आप क्लाइंट के वहाँ काम नहीं कर सकते हो अगर आप ये कंपनी छोड़ते हो, हमारी फर्म छोड़ते हो. हालांकि यहाँ पर हॉर्ने को फायर किया गया और उसके बाद उसने क्या किया, अपना बिजनेस सेटअप किया. पर जैसे ही उसने बिजनेस सेटअप करा, कंपीटिंग बिजनेस, तो उसे नोटिस आ गया कि भैया हमने लिखवाया था आपसे कि आप कंपीटिंग बिजनेस भी सेटअप नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर को सॉलिसिट भी नहीं करेंगे. तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं कर सकता, मैं एक कंपनी बना लेता हूँ. तो उसने जेएम हॉर्ने एंड कंपनी लिमिटेड को खोला जिसमें उसके वाइफ, उसका फ्रेंड शेयर होल्डर थे. मिस्टर हॉवर्ड वर द सोल शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. कोर्ट ने कहा कि कंपनी जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई है सिर्फ ताकि वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से बच सके. तो इसलिए कोर्ट ने जो है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करा और कहा कि आप पर जो कंडीशन लगती है, अगर आप उसकी कंपनी बनाकर सोचते हैं कि मैं बच सकता हूं तो वो नहीं चलेगा. कंपनी भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकती है. हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 साल 10 साल तक आप कंपीट नहीं करेंगे, पर आप नहीं कर सकते जो भी इसमें कंडीशन रही होगी. ये जो 5 केसेस हैं क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को हटाया गया और मेंबर कंपनी को एक ट्रीट किया गया, या कंपनी और उसका सब्सिडरी कंपनी उसे एक ट्रीट किया गया. ये देखने के लिए कि जो कंडीशन आप पे लगती है वही कंपनी पर लगेगी, उससे आप बच नहीं सकते हैं. इसके जो है डिटेल में जो है बीकॉम वगैरह में भी जो है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, डिटेल में पूरे केस लॉज हैं जो आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखवाया है. आप चाहें तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बट सीए के नए कोर्स में, इंटरमीडिएट के नए कोर्स में ये बिल्कुल भी नहीं है. मैंने सीए की फाउंडेशन वालों से ही ये वाला पूरा का पूरा जो है मटेरियल पिक कर लिया. सीए फाउंडेशन जो आईसीए का मटेरियल आ रहा है वहीं से पिक कर ये लिखा गया है. आगे देखते हैं दोस्तों, और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपके मटेरियल में नहीं है फिर भी पढ़नी ज़रूरी है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंडर आती है. कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की कुछ बातें जो है कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखी गई है और उसे हम चर्चा करते हैं, जिसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी. फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय द कंपनी.
यानी अगर कंपनी खुलवाने जाते हैं आप, इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपनी कंपनी को खुलवाते हैं, या कोई मटेरियल फैक्ट को सप्रेस कर कर खुलवाते हैं, यानी जो देना चाहिए उस फैक्ट को नहीं डिस्क्लोज करा, क्योंकि अगर डिस्क्लोज करते तो आपकी कंपनी नहीं खुलती, दिक्कत हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती, और बाद में ये चीज़ पता लगती है तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 बोलता है कि आप जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेस में अगर कंपनी खुलवाएंगे तो बाद में रद्द भी किया जा सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, वहां पर जिसने गलत इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी उसे पकड़ा जा सकता है। वाइंडिंग अप टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, आप लोग कंपनी खोलते हैं, कंपनी खोलने के बाद आप लोग जो है क्रेडिटर से बहुत सारा पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बाद जो है कंपनी को वाइंड अप करते हैं कि भैया हमने खूब पैसा कमा लिया डिविडेंड की फॉर्म में, प्रॉफिट जो है निकाल लिए, कंपनी में कुछ बचा नहीं है, एक काम करते हैं कंपनी बंद करते हैं, क्रेडिटर को बोलते हैं देखो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो तो आपको जितना पे कर सकते हैं, बाकी आपका पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, ऐसे करने की कोशिश करते हैं। और मेंबर्स तो लायबल होंगे नहीं, क्योंकि मेंबर्स जो हैं उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, तो ऐसी डिवाइस करने की कोशिश करी जाती है। बट अगर सच में ट्राइब्यूनल को लगता है, ये ट्राइब्यूनल क्या होता है सर, जैसे कोर्ट होता है आपका वो तो सभी लोग जा सकते हैं, वैसे ही कंपनी के लिए छोटे छोटे कोर्ट्स बने होते हैं, छोटे छोटे अथॉरिटीज बनी होती है जहाँ पर केसेस जाते हैं, उसे ट्राइब्यूनल बोलते हैं। तो अगर वहाँ पर केस जाता है और पता लगता है कि भैया ये तो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए पूरा मैकेनिज्म किया गया है, तो जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे वो लायबल होंगे सर, पर्सनली लायबल होंगे। सेक्शन 339 बोलता है, सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर याद हो ना हो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोविजन सारे पता होने चाहिए, जितने सेक्शन उसमें आपको नंबर याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो कोई बात नहीं। बट हाँ, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है करीब 30-40 सेक्शन तो आप याद करेंगे, तभी एक फीलिंग आएगी कि हाँ भाई कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस आते हैं। ये ना हो कि आपको सारे प्रोविजंस पता है बट एक भी सेक्शन का नंबर नहीं पता है। मे भी इसमें 150-200 सेक्शन गिवन है, तो उसमें से कम 40-50 सेक्शन तो आपको पता होने चाहिए ना, पूरा एक्ट पढ़ा है तो उतना आपका एफर्ट होना ही चाहिए। वाइंडिंग अप करना क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रोस्पेक्टस समझते हैं क्या होता है, कि शेयर कैपिटल लाने से पहले जो एडवर्टीजमेंट करी जाती है उसे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो जो भी इंसान प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है और एप्लीकेंट्स जो उसमें अप्लाई करने वाले हैं, पैसा डालने वाले, उन्हें डिफ्रॉड करने के इरादे से कर रहा है, तो चाहे डायरेक्टर है, प्रमोटर है, एक्सपर्ट हो, ये जो पर्सन ऑथराइज्ड है प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, जिसने भी गलती करी वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 बोलता है। आप लोग जो है पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं उन्हें डिफ्रॉड करने के लिए, कि पैसा लेकर गुल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां खुलती हैं, बोलती है पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं होते, वो लेकर भाग जाते हैं, ऐसी चीज़ें करी जाती है। तो ये मत बोलना कंपनी ने किया है, कंपनी ने किया है भाई, गलती हमने नहीं किया भैया, उसके पीछे जो लोग होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सभी के सब लाइबल होंगे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, पकड़ा जाएगा, पैसे निकलवाए जाएंगे, है ना सर। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने जेन्युइनली लिया, बट वो जानबूझकर जो है रीपे नहीं करती डिपॉजिट को, उसका इंटरेस्ट रीपे नहीं करती है, और ये पता लगता है बाद में, ये सामने आता है कि जानबूझकर नहीं कर रही है, तो फिर जो उसके ऑफिसर होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनको लाइबिलिटी आएगी और पैसा देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, रिपोर्ट मेड बाय इंस्पेक्टर दैट फ्रॉड हैज टेकन प्लेस इन द कंपनी एंड ड्यू टू सच फ्रॉड, कोई डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सोनल, जो उसके की मेंबर्स होते हैं, की लोग होते हैं, या उसका कोई ऑफिसर वगैरह है कंपनी का, वो अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। जब भी कोई फ्रॉड सामने आता है तो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट भी किया जाता है, और वहां पर ये पता लगता है भैया फ्रॉड तो हुआ है, पर उससे जो है डायरेक्टर, की मैनेजमेंट पर्सोनल या ऑफिसर जो है फायदा उठाना चाहते हैं कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल कर दी एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम खुद तो नहीं कर सकती है, तो वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकती है, और ट्राइब्यूनल जो होगा, जैसे कि छोटा कोर्ट होता है कंपनियों के लिए, वो उन डायरेक्टर, की मैनेजमेंट पर्सनल को पर्सनली लायबल ठहरा सकता है। इसका भी सेक्शन नंबर 224 सब सेक्शन 5 आ रहा है। यानी ये कुछ केसेस हैं जहां पर जो कंपनी के पीछे के लोग हैं उन्हें भी लायबल ठहराया जा सकता है। जो चीज़ें उनके लिए एप्लीकेबल है वही कंपनी पर एप्लीकेबल होगी। ऐसे भी कुछ जुडिशियल हमने इंटरप्रिटेशंस देखे, जुडिशियल केसेस हमने देखे। ये आपका पूरा का पूरा बेसिक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और किन सिनेरियोज में कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ, एंटर 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 एंटर, और इसको करेंगे सेंटर। क्या राइमिंग बन गया, एंटर 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 एंटर, उसके बाद है सेंटर। ये चैप्टर 1 के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, और जिन्होंने भी बैच लिया है उन्हें मिल जाएगा। चैप्टर 2 जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चैप्टर 2
ऐसा लग रहा है एपिसोड चल रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। इसमें ना एक वेब सीरीज भी बना देनी चाहिए। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2, हाँ जी सही है ना सर। ये देखो सीरियल नंबर 2, टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, न्यू वालों के लिए, ओल्ड वालों के लिए कुछ है। कंपनी कौन कौन से तरीके की होती है वो सबको जानना ज़रूरी है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे कराते हैं सबको जानना ज़रूरी है। और अगर किसी ने भी हमारे 3 चैप्टर कर लिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करवाते हैं, तो समझ लेना कि कंपनी लॉ पर उसकी पकड़ बन गई है। 3 चैप्टर ये और 3 चैप्टर और, यानी 3 तो ये करने हैं, उसके बाद 3 और करने हैं, जिसमें कि आपका शेयर कैपिटल, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजीएम वगैरह करवानी होती है वो। 3 ये और 3 वो, यानी आपका ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट हो गया। यही है और कुछ नहीं है। जो नए कोर्स में डेफिनेटली उनको 2 चैप्टर एक्स्ट्रा मिले हैं, डिविडेंड का और ऑडिट का, तो वो भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपके ऑडिट में तो होता ही है, रेपिटेशन ही यहाँ पर आ गया तो आसान हो जाएगा, यहाँ कर लिया तो ऑडिट में नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो बस यही है, नोट्स को कर रहा हूँ अपलोड, वहाँ से डाउनलोड कर लेना हमारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जिन्होंने बाय किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो भी आते रहेगा, थोड़ा सा बस शांति रखना सर। कोर्स मैं पूरा कराऊंगा, पेपरों से तो बहुत पहले हो जाएगा कोर्स, 2-3 महीने पहले ही हो जाएगा, तो बहुत ही निश्चिंत होकर पढ़ाई करिएगा। जितना करवाया है उसे डाउनलोड करके एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, प्रिंट आउट ले लेंगे तो भी कोई नुकसान है नहीं वैसे, क्योंकि ये जो है लॉ की भाषा है और मैंने पहले ही ब्रीफ कर समरी फॉर्म में आपको दिया है। ये जो कोर्स में नहीं था इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नेक्स्ट पार्ट है कोर्स में है, इसे हम करने के बाद स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो बैच लेना चाहते हैं, भाई बहुत अफोर्डेबल है। और मैं आपको बता देता हूँ भले ही प्राइसेस बढ़ गई हो, बट आप लोग जो हैं 10% डिस्काउंट पर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, यस, ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस मिल जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं, ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। 10% डिस्काउंट के बाद पेमेंट करिए, आपको हमेशा एक्सेस मिलेगा कभी भी आप ये बैच लेते हैं तो। इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो, क्योंकि जिन्होंने देखा है उसी को पता है ना, जिसने नहीं देखा वीडियो उसको पता ही नहीं है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।